अक्षर, फिर अक्षरों से शब्द, फिर इन शब्दों से कुछ छोटे वाक्य, फिर और वाक्य जो लंबे हैं, और मुख्य रूप से बहुत लंबे वाक्य 35 वर्षों की अवधि के लिए। भाषा में सौंदर्य, नरक में मजा। हम्म। ये शब्द है हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोहोरकाई के। और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उनकी जटिल, गहरी और कई बार बेचैन कर देने वाली दुनिया की एक झलक देते हैं। बिल्कुल, ये शब्द उनकी शैली का सार पकड़ते हैं एक तरह से। जी हाँ, और ताज़ा खबर तो यही है कि 71 वर्षीय लास्लो क्रास्नोहोरकाई को साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है साहित्य जगत के लिए। स्वीडिश अकेडमी ने कहा है कि ये पुरस्कार उन्हें उनकी एक विलक्षण गद्य के लिए दिया गया है, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। विलक्षण गद्य और सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति, ये बहुत वजनदार बात है। बिल्कुल, और ये सम्मान उन्हें दिसंबर में स्टॉकहोम में एक समारोह में दिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि इम्रे कर्तेज, जिन्हें 2002 में मिला था, उनके बाद ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले वो केवल दूसरे हंगेरियन लेखक हैं। हाँ, ये हंगरी के साहित्य के लिए भी एक बड़ा पल है, करते इसके बाद क्रास्नोहोरकाई। तो आज की इस खास चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। जो उपलब्ध स्रोत हैं, जिनमें इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण भी शामिल है, उनके आधार पर क्रास्नोहोरकाई के लेखन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उनकी शैली, उनके विषय। हाँ, उनकी अनूठी शैली, उनके मुख्य विषय, खासकर ये सर्वनाश और प्रतिरोध वाली बात, और सबसे बढ़कर के भाई इस नोबेल पुरस्कार का आज के समय में क्या महत्व है। सही। ये विश्लेषण उन सब के लिए उपयोगी हो सकता है जो आजकल का साहित्य और जो दुनिया में उथल-पुथल चल रही है, उसमें कला की क्या भूमिका है, ये समझना चाहते हैं। हाँ, और खासकर यूपीएससी जैसे इम्तिहानों की तैयारी करने वालों के लिए भी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में जैसे समकालीन वैश्विक मुद्दे हैं या कला और समाज का रिश्ता है, उन विषयों के विश्लेषण में मदद कर सकता है, और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स मिल सकते हैं। निश्चित रूप से। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। क्रास्नोहोरकाई की दुनिया को समझने के लिए मेरे ख्याल से उनकी पृष्ठभूमि को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, कहाँ से आते हैं वो? उनका जन्म हुआ 1954 में ग्यूला नाम के शहर में। ये हंगरी का एक छोटा शहर है, रोमानियाई सीमा के पास। अच्छा। और उनकी परवरिश उस दौर में हुई जिसे हंगरी में राज्य समाजवाद का लंबा एक धुंधला सा दौर कहा जाता है। वो समय जब दमन था, निगरानी थी और एक तरह की सामूहिक उदासी सी माहौल में घुली हुई थी। वो आयरन कर्टन वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। उनका यहूदी और ग्रामीण पृष्ठभूमि और ये माहौल, शायद इसी ने उनमें इतिहास के बोझ और जो व्यवस्था का खोखलापन होता है, उसके प्रति शुरुआती समझ पैदा कर दी होगी। हाँ, और उनकी शिक्षा वो बुडापेस्ट में हुई। जी, पहले कानून की पढ़ाई की, फिर हंगेरियन भाषा और साहित्य पढ़ा। लेकिन असल पहचान तो मिली उनके पहले उपन्यास से, सातान तंगो। ये 1985 में आया था। हाँ, सातान तंगो हो, ये नाम तो बहुत सुना है। कहते हैं ये आते ही एक साहित्यिक घटना बन गया था, है ना? यकीनन। सातान तंगो की कहानी एक मरते हुए, लगभग वीरान हो चुके सामूहिक कृषि फार्म की है। वहां कुछ बचे कुचे लोग हैं जो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच जैसे फंसे हुए हैं। उपन्यास की भाषा, उसका वो घुमावदार ढांचा और जिस निराशाजनक लेकिन दार्शनिक गहराई से उसने उस समय के हंगेरियन समाज और शायद पूरी मानवीय स्थिति पर ही टिप्पणी की, वो एकदम नया था। अच्छा। इसने उन्हें फौरन पहचान दिला दी और तब से उन्होंने साहित्य में एक बहुत ही खास जगह बनाई है। वो मुख्यधारा से बाहर भी हैं और एक मिथक की तरह भी देखे जाते हैं। उनका लेखन कह सकते हैं पूरी तरह साहित्यिक है, बाजार की मांगों से बिल्कुल बेपरवाह। और इसी बाजार से बेपरवाह होने का एक बड़ा उदाहरण शायद उनके और फिल्म निर्माता बेलाटार के बीच का लंबा सहयोग है। हाँ, बेलाटार। टाटार ने साटन टांगो पर 7 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म बनाई। धीमी गति वाली लेकिन बहुत प्रभावशाली। इस फिल्म ने तो जैसे दोनों की छवि कयामत के भविष्यवक्ताओं के रूप में पक्की कर दी थी। हाँ, वो फिल्म वो अपने आप में एक अनुभव है। बहुत धीमी, ब्लैक एंड वाइट, और उपन्यास की ही तरह वो निराशा और मानवीय ठहराव को दिखाती है। मैंने सुना है बहुत इंटेंस फिल्म है वो। बिल्कुल। इस फिल्म और उनके दूसरे सहयोगों ने क्रास्नोहोरकाई के काम को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। हालांकि वो दर्शक वर्ग भी शायद मुख्य धारा से थोड़ा हटकर ही था। और नोबेल से पहले भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी।
जैसे 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हाँ, मैन बुक इंटरनेशनल। और 2004 में हंगरी का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान कुसूत पुरस्कार भी। तो उनकी अहमियत पहले से ही स्थापित थी। चलिए, अब उनके काम के केंद्रीय विषयों पर आते हैं। नोबेल प्रशस्ति में सर्वनाश के आतंक और कला की शक्ति का जिक्र है। ये उनके लेखन का सार लगता है ना? हाँ, ये दो छोर हैं जैसे उनके काम के। अगर हम उनके काम को देखें तो विनाश और किसी अनदेखी संभावना के बीच एक लगातार तनाव सा दिखता है। पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने विश्वास जैसे ढह रहे हैं, लेकिन इंसान बदलाव का विरोध भी कर रहा है। अजीब कश्मकश है। बिल्कुल। उनके 1989 के उपन्यास दी मेलनकॉली ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की उदासी में यही चीज दिखती है। अच्छा, उसमें क्या है? कहानी एक छोटे शांत हंगेरियन शहर की है। वहां एक रहस्यमयी सर्कस आता है जिसके साथ एक बहुत बड़ी वेल मछली का शव है और एक करिश्माई लेकिन गड़बड़ी फैलाने वाला आदमी। दिलचस्प लग रहा है। और इस सर्कस के आने से शहर में अजीब अफवाहें फैलती हैं, डर फैलता है, अराजकता फैल जाती है, पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगती है। ये लगभग बाइबल की कहानियों जैसा माहौल बना देता है जहां कोई बाहरी ताकत आकर सब कुछ हिला देती है। और फिर 1999 का उपन्यास वॉर एंड वॉर, युद्ध और युद्ध, इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। थोड़ी अलग, पर थीम वही है। इसमें एक हंगेरियन पुरालेखपाल है। उसे लगता है कि उसे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि मिल गई है। अच्छा। वो उसे बचाने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूयॉर्क भाग जाता है, लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया मतलब न्यूयॉर्क शहर भी जैसे बिखर रहा है, हिंसा और उदासीनता में डूबा हुआ। तो वो क्या करता है? वो अपनी उस पांडुलिपि को इंटरनेट पर डालने की कोशिश करता है, मानो इतिहास के मलबे से कुछ सार्थक बचाने की वो एक आखिरी कोशिश कर रहा हो। ये दिखाता है कि सर्वनाश के कगार पर खड़े होकर भी टिके रहने की, कुछ रचने की एक मानवीय जिद होती है। हाँ, ये बहुत मार्मिक चित्रण है। और यही उनके लेखन की गहराई सामने आती है। ये सिर्फ विनाश का चित्रण नहीं है। क्रास्नोहरकाई बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं, जैसे कि नैतिक पतन क्यों होता है, संस्थाएं क्यों सड़ जाती हैं, हाँ, आधुनिक जीवन में ये आध्यात्मिक भटकाव क्यों है, व्यक्ति इतिहास की बड़ी ताकतों का सामना कैसे करता है, समाज कैसे बिखरता है, हमारी याददाश्त कितनी भरोसेमंद है, और क्या इस सब के बीच उम्मीद की कोई गुंजाइश बचती है? भावुक नहीं है, वो कठोर है, चीजों को बिना लाग लपेट के देखती है। तो फिर इसमें मानवीय गरिमा की गवाही कैसे छुपी है? ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उनकी दृष्टि कठोर और सटीक जरूर है। पाठक से वो बौद्धिक और भावनात्मक रूप से बहुत कुछ मांगती है। शायद सहानुभूति उस पारंपरिक अर्थ में न जागे, लेकिन उनके पात्रों की वो जिद, उनकी वो टूटी फूटी कोशिशें, अंधेरे में भी किसी अर्थ या सुंदरता को पकड़ने की उनकी वो ललक, मेरे ख्याल से वही मानवीय गरिमा का प्रमाण बन जाती है। अच्छा, मतलब एक्शन में गरिमा। हाँ, एक तरह से वो दिखाते हैं कि चरम निराशा में भी इंसान सोचने, महसूस करने और रचने की क्षमता पूरी तरह नहीं खोता। यही प्रतिरोध है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और इस तरह का विश्लेषण ये समकालीन समाज और मानवीय व्यवहार को समझने में वाकई महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी अक्सर सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करते समय देखते हैं। बिल्कुल, ये उन गहराइयों को छूता है। और जिस तरह वो इन विचारों को बुनते हैं, उनकी शैली और भाषा, वो तो एकदम अद्वितीय है। उनकी पहचान ही बन गए हैं उनके वो लंबे, बहुत लंबे वाक्य। हाँ, वो वाक्य, ऐसे वाक्य जो कई बार पृष्ठों तक चलते जाते हैं, अल्प विरामों और उपवाक्यों से भरे हुए, जैसे कोई जटिल सोच प्रक्रिया सामने चल रही हो। उन्हें पढ़ना कैसा अनुभव होता होगा? उन्हें पढ़ना कह सकते हैं एक तरह से ध्यान लगाने जैसा है, मेडिटेशन जैसा है। ध्यान कैसे? आपको अपनी गति धीमी करनी पड़ती है, हर शब्द, हर वाक्यांश पर ध्यान देना होता है। ये एक तरह का विसर्जन है जहां आप लेखक की चेतना की धारा में बहने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है यकीनन, लेकिन धीरे धीरे आप उस लय को पकड़ने लगते हैं। ये उस अस्तित्वगत भय का सामना करने जैसा है, मतलब हमारे होने, हमारे वजूद से जुड़े गहरे सवालों और अनिश्चितताओं के डर का, लेकिन भाषा के माध्यम से। सांस रोक देने वाला समर्पण, शायद इसी को कहते हैं, जहां आप जानते हैं कि ये मुश्किल है पर आप खुद को उस प्रवाह के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल। उनकी भाषा में एक अजीब सी कठोर कृपा यानी हार्श ग्रेस भी बताई जाती है, एक धैर्यवान दृढ़ता जो पाठक को धीरे धीरे खुलने पर मजबूर करती है। और यहीं उनका वो उद्धरण फिर याद आता है, भाषा में सौंदर्य, नरक में मजा। हाँ, वही बात। यानी विषय भले ही कितने अंधकारमय हों,
भाषा की संरचना, उसकी लय, उसकी सुंदरता में एक अलग ही तरह का आनंद है। शायद ये आज की तेज रफ्तार, छोटे वाक्यों और तुरंत संतुष्टि वाली दुनिया के बिल्कुल उलट है। निश्चित रूप से ये शैली जानबूझकर धीमी और मांग करने वाली है। ये पाठक को रुकने, सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है। काफका। हाँ, फ्रांस काफ्का, थॉमस बर्नहार्ड, रॉबर्ट मुसिल, सैमुअल बेकेट जैसे लेखकों की परंपरा। ये वो लेखक हैं जो अक्सर नौकरशाही की जकड़न, अस्तित्वगत चिंता, व्यक्ति के अकेलेपन और आधुनिक जीवन की बेतुकी स्थितियों जैसे विषयों से जूझते रहे। लेकिन उनके बाद के काम में एक नया मोड़ भी दिखता है ना? खासकर एशिया की तरफ उनका झुकाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके बाद के कई कामों में, जैसे सेओबो देयर बिलो 2008 या डिस्ट्रक्शन एंड सॉरो बीनीथ द हेवेंस 2004, वो जापान और चीन की यात्रा करते हैं। अच्छा, वहाँ क्या खोज रहे हैं वो? यहाँ वो एक तरह के सांस्कृतिक तीर्थयात्री बन जाते हैं। वो उन प्राचीन कला रूपों, उन मठों, उन कलाकारों की तलाश में हैं जहाँ अब भी पवित्र सौंदर्य और गहरी कलात्मक भक्ति बची हुई है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से धर्मनिरपेक्ष और उदासीन होती जा रही है। वो मानो पूछ रहे हो कि क्या कला अब भी हमें बचा सकती है? क्या कोई गहरा अर्थ दे सकती है? तो उनके लिए कला सिर्फ सजावट या मनोरंजन नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल नहीं। क्रास्नहोर्काई की नज़र में कला सिर्फ सौंदर्य और आनंद की चीज नहीं है, बल्कि ये अस्तित्वगत संकट, हमारे होने के संकट के प्रति मानवता की एक तत्काल और आवश्यक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया कैसे? ये वो जरिया है जिससे हम विनाश, अर्थहीनता और समय के प्रवाह का सामना कर सकते हैं, शायद उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। इसीलिए शायद प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका सूजन सोंटेग ने उन्हें सर्वनाश का समकालीन हंगेरियन मास्टर कहा था। सर्वनाश का समकालीन हंगेरियन मास्टर, ये उपाधि उनके काम के मर्म को एकदम सटीक पकड़ती है। बिल्कुल। अब आते हैं इस नोबेल पुरस्कार के महत्व पर। कई सालों से नोबेल सीजन के आसपास उनका नाम चर्चा में रहता था, तो इस बार उन्हें चुनकर स्वीडिश अकेडमी क्या संदेश दे रही है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसके कई मायने हैं। एक स्तर पर तो ये उस दुनिया के गहरे डर और बेचैनी को स्वीकार करना है जिसमें हम आज रह रहे हैं। युद्ध, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण। क्रास्नहोर्काई इन मुश्किल सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ते। तो अकादमी का ये चुनाव उन आवाजों को मान्यता देना है जो आरामदेह जवाब देने के बजाय कठिन सवाल पूछती हैं। और ये शायद उस साहित्यिक दृढ़ता का भी सम्मान है जिसकी बात आप कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जहां ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, उनका साहित्य पाठक से समय, ध्यान और जुड़ाव की मांग करता है। ये आसान नहीं है। हाँ, और शायद यही आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे युग में जब भाषा अक्सर तेज गति, नारेबाजी, सनसनीखेज खबरों और सतहीपन से खोखली होती जा रही है। हाँ, भाषा का अवमूल्यन हो रहा है जैसे। बिल्कुल। ऐसे में क्रास्नहोर्काई कुछ बहुत दुर्लभ चीज पेश करते हैं। भाषा की गहराई, उसकी जटिलता और उसकी ताकत में एक अटूट विश्वास। वो दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि दुनिया को समझने, रचने और यहाँ तक कि बदलने का भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। तो उनकी स्टाइल खुद में एक प्रतिरोध है, सतहीपन के खिलाफ, जल्दबाजी के खिलाफ। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटें, खासकर उन लोगों के लिए जो दुनिया की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के अभ्यर्थी या कोई भी जागरूक नागरिक, तो इस नोबेल का और क्रास्नहोर्काई के काम का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि महत्वपूर्ण साहित्य हमेशा तात्कालिक रूप से प्रासंगिक या लोकप्रिय होने की कोशिश नहीं करता। क्रास्नहोर्काई का साहित्य इंतजार करता है, वो गहराई से देखता है और वो हमारे सामूहिक स्मृति को जिंदा रखता है, एक चेतावनी के रूप में और शायद एक धुंधली सी आशा के रूप में भी। वो हमें याद दिलाते हैं कि इस सबसे अंधकार में समय में भी कला और विचार हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें जोड़ सकते हैं और हमें मानवीय बने रहने की ताकत दे सकते हैं। उनका नोबेल जीतना इसी विचार की एक तरह से वैश्विक पुष्टि है। ये साहित्य की उस शक्ति को रेखांकित करता है जो हमें अपने समय की जटिलताओं से जूझने में मदद करती है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो लास्लो क्रास्नहोर्काई अपनी अनूठी मांग करने वाली शैली, सर्वनाश, प्रतिरोध, स्मृति और आशा जैसे सार्वभौमिक विषयों के गहरे अन्वेषण, कला को महज मनोरंजन नहीं बल्कि अस्तित्वगत प्रतिक्रिया मानने वाले उनके दृष्टिकोण और अब नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में उनकी वैश्विक मान्यता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका काम एक चुनौती है, यकीनन, लेकिन एक ऐसी चुनौती जो हमें अपने समय और खुद को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर देती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है।
क्रास्नहोरकाई का साहित्य, जो जानबूझकर धीमा, घना और मांग करने वाला है, आज के इस तेज रफ्तार, ध्यान भटकाने वाली, तुरंत समाधान चाहने वाली दुनिया में पाठक से क्या मांग करता है? अच्छा सवाल है। और ये मांग क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या उनके दृष्टिकोण में वो जो कहते हैं नरक में मजा और भाषा में सौंदर्य खोजने में हमारे अपने समय के संकटों और शोरगुल का सामना करने के लिए कोई सबक छिपा है? शायद धीमी गति से, गहराई से पढ़ने और सोचने में ही आज की भागदौड़ का कोई जवाब मिल जाए। हो सकता है। लास्लो क्रास्नहोरकाई की जटिल दुनिया की इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण उनके काम और उनके नोबेल पुरस्कार के महत्व को समझने में मददगार रहा होगा। धन्यवाद। यदि ये चर्चा आपको उपयोगी लगी, खासकर यदि आप यूपीएससी या इसी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या केवल दुनिया और साहित्य को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी विशिष्ट विषय पर इसी तरह का विश्लेषण करें, तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अगली बार तक गहराई से सोचते रहें।